हेलो बच्चों, तो आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल मिशन 2 पे आप लोगों का स्वागत है। तो बच्चों, आज वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाली है। तो यदि आप क्लास 10th में हो और अपने बोर्ड एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस वीडियो में बच्चों हम आप लोग को क्लास 10th का सोशल साइंस SST का सब्जेक्टिव क्वेश्चन को बताने वाले हैं। ठीक है, जिसमें प्रत्येक क्वेश्चन आप लोग का 3 मार्क्स का होगा। इससे पिछले वाले वीडियो में हम खंड ए में आप लोग का 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन को कंप्लीट करवा दिए थे। ठीक है, इसमें जो भी क्वेश्चन देखेंगे बच्चों आप लोग का प्रीवियस क्वेश्चन होगा जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो 2023 में जो क्वेश्चन पूछा गया था उन्हीं को हम लोग बारी बारी से सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, 3 खंड में आप लोग का क्वेश्चन को पूछा गया था। ठीक है, खंड ए, खंड बी, खंड सी। ठीक है, टोटल क्वेश्चन 19 होते हैं और उसमें से आप लोग को 13 का उत्तर करना पड़ता है। ठीक है, तो वीडियो काफी लंबा होने के कारण हम खंड ए को पहले बना दिए थे। यदि आप इस पहले वाले वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे। चलिए, आज हम लोग इसका 3 मार्क्स का क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। 8 से लेके 14 तक का क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट करेंगे। बाकी जो शेष क्वेश्चन बचेगा उसको अगले वीडियो में करेंगे। चलिए, इसका सबसे पहले नंबर पे हम लोग देखते हैं सवाल। उदारवादियों की 1848 की क्रांति का क्या अर्थ लगाया जाता है? तो उदारवादी जो 1848 में जो क्रांति हुआ था उससे क्या मतलब हुआ, उसका क्या अर्थ लगाया जाता है, इसका आंसर करना था। तो देखिए, इसका आंसर आप लोग को क्या है। 1848 के उदारवादियों की क्रांति का मतलब था स्वतंत्र राज्य की स्थापना करना। ठीक है, तो उसका मेन उद्देश्य क्या था कि स्वतंत्र राज्य का स्थापना करना। इस क्रांति को लाने में मध्यम वर्ग की बहुत बड़ा योगदान था। ठीक है, तो जो मध्यम वर्ग के लोग थे उनका बहुत बड़ा योगदान था इस क्रांति को लाने के लिए, जिस कारण सभी देशों में कई व्यापक परिवर्तन हुए। इसमें राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक विचारों को बढ़ावा दिया गया। ठीक है, अब देखिए पॉइंट से आप लोग याद कर लो। ठीक है, पहला नंबर में राजतंत्र का अंत करके गणतंत्र की स्थापना की गई। तो 1848 की जब क्रांति हुई बच्चों तो राजतंत्र जो था, ठीक है, राजा का शासन था, उसको अब क्या हुआ, गणतंत्र की स्थापना किया गया। आगे देखो, खा नंबर, महिलाओं को राजनीतिक मताधिकार देने की मांग की गई। ठीक है, तो महिलाओं को जो वोट देने का अधिकार भी मांग किया गया। ठीक है, यह क्रांति के बाद। गा नंबर देखो, महिलाओं तथा पुरुषों को समान दर्जा दिया गया। मतलब महिला और जो पुरुष है सभी को समान तरीके से देखा गया, भेदभाव नहीं किया गया। ठीक है, तो वो भी आपका डिमांड किया गया। आगे देखो, बंधुआ मजदूरी का अंत किया गया। ठीक है, तो आप इतना आंसर लिख लोगे बच्चों तो इसका आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 9 नंबर सवाल देखिए, ये जो सवाल पूछा गया था, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए भी। पहले विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा? ठीक है, तो सबसे पहले बता दो कि पहला विश्व युद्ध जो हुआ था वो कब हुआ था। तो मेरे प्यारे बच्चों, वो हुआ था 1914 से लेके 1918 तक। ठीक है, आप देखो इसमें क्या बोला कि औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा। ठीक है, पहले विश्व युद्ध जब समाप्त हुआ तो औद्योगिक उत्पादन अचानक क्यों बढ़ गया। ठीक है, तो देखो इसका आंसर, पहले विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन बढ़ने के निम्नलिखित कारण थे। तो कौन कौन से कारण थे भाई, देख लेते हैं। तो पहला नंबर देखो, प्रथम विश्व युद्ध ब्रिटेन ऐसे उलझ गया कि उसका ध्यान अपने बचाव में लग गया। तो ब्रिटेन जो है, ठीक है, जो हम लोग पे शासन कर रहा था भारत पर, ठीक है, तो वो ब्रिटिश वाले लोग अपना विश्व युद्ध में उलझ गया, मतलब उधर फंस गया क्रांति में। ठीक है, वह भारत अपने माल एवं निर्यात ना कर सका। ठीक है, तो अपना माल जो है वो भारत में निर्यात नहीं कर पाया, जिसके कारण भारत के उद्योगों को पनपने का सुअवसर मिल गया। ठीक है, जितना भी सामान वगैरह आता था ब्रिटेन से आता था। ठीक है, वो निर्यात करते थे, यहाँ भारत के लोग उसको खरीदते थे। लेकिन जब विश्व युद्ध में ब्रिटिश लोग फंस गया तो क्या हुआ कि यहाँ पे भारत के लिए एक सुअवसर हो गया कि अब हमारा सामान खुद बिकेगा यहाँ पे। ठीक है, तो यही उद्योगों का पनपने का यहाँ सुअवसर प्राप्त हो गया। आगे देखो, दूसरा नंबर, इंग्लैंड के सब कारखाने निर्यात की विभिन्न चीजें बनाने के बजाय सैनिक सामग्री बनाने में लग गई, इसलिए भारतीय उद्योगों को रातों रात एक विशाल देशी बाजार मिल गया। तो इंग्लैंड के जितना भी कारखाना वगैरह था वो क्या था कि जितना भी डेली सामान यूज करने वाला चीजें था उसको नहीं बनाया, क्या वो आप सैनिक सामग्री को बनाने में वो लग गया। ठीक है, क्योंकि लड़ाई हो रहा था तो सैनिक सामान जो तलवार उलवार बंदूक उंदूक जितना भी था वो बनाने लगा, तो जिसके कारण भारत उद्योग का जो अपना मार्केट था वो चलने लगा। आगे देखो, तीसरा नंबर, पुराने कारखाने के साथ साथ बहुत सारे नए कारखाने खुल गए, जिससे उद्योगपतियों को ही नहीं वरन मजदूरों और कारीगरों को भी चांदी हो गई, 4 चांद लग गए। कहने का मतलब पुराने कारखाने थे वो तो चल ही रहा था, लेकिन साथ साथ में नया कारखाना भी खुल गया। क्यों? क्योंकि जब सारा देश फंस गया क्रांति में तो भारत को एक सुअवसर मिल गया अपना मार्केट को बनाने के लिए। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे सिर्फ उद्योगपति को ही नहीं, मजदूर वगैरह भी, काम करने वाला भी,
काम वगैरह भी मिलने लगा, कारीगर वगैरह को भी काम मिलने लगा और वेतन भी बढ़ गया, सैलरी भी उसका बढ़ गया, जिससे उनकी काया पलट गई। ठीक है, तो पहला विश्व युद्ध में जो औद्योगिक का जो बढ़ावा मिला, बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिला। देखो 4 नंबर पॉइंट, इसको भी देख लो आप लोग। प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार को फंसा देखकर, ठीक है, भारतीय नेताओं ने स्वदेशी पर अधिक बल देना शुरू कर दिया, तो भारतीय उद्योगों के लिए सोने का सुहागा वाली बात हो गई। ठीक है, तो जब पहला विश्व युद्ध में ब्रिटिश लोग फंस गया, ठीक है, तो भारत के नेता लोग था, उन लोग एक बढ़ावा देने लगा कि तुम लोग स्वदेशी अपनाओ, स्वदेशी अपनाओ, अपना सामान अपना यूज करो, ठीक है, अपना सामान खरीदो, ठीक है, बाहर वाला नहीं। जैसे कि अभी क्या हुआ, अभी जो वर्तमान में चीन वाला सामान बंद कर दिया गया, ठीक है, तो जो भारत वाला सामान है वो बिकने लगा ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो यही चीज़ है कि नेता लोग स्वदेशी पर बल देना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो ये था बच्चों इसका आंसर। आगे देखो 10 नंबर जो सवाल था वो था, भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन है और यह किस नदी पर है? तो सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सा बच्चों और ये किस नदी पे है, ये चीज पूछ रहा है। ठीक है, तो भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना का नाम भाखल नांगल परियोजना है। ठीक है, तो भाखला नांगल परियोजना है सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना। 1 नंबर के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना। आगे देखो ये सतलुज नदी पर है, तो दोनों 2 पॉइंट हो गए यहाँ से कि भारत की जो सबसे बड़ी घाटी नदी परियोजना है वो आपका भाखला नांगल परियोजना है और ये सतलुज नदी पर है। 2 पॉइंट याद हो गया। आगे देखो इस परियोजना में हिमाचल प्रदेश या हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और दिल्ली के क्षेत्रों को लाभ मिला है। ठीक है, इन क्षेत्रों में पेयजल की आपूर्ति, सिंचाई और जल की विद्युत आपूर्ति की जाती है और विशेषकर पंजाब, हरियाणा और राजस्थान राज्य की कृषि भूमि का सिंचाई की जाती है। तो ये जो परियोजना बना बच्चों, परियोजना बना, इससे कितना चीज को लाभ हुआ देख रहे हैं, हरियाणा और पंजाब, राजस्थान और दिल्ली क्षेत्रों में भी लाभ मिला इसका। ठीक है, और क्या हुआ, सिंचाई के लिए भी, सिंचाई के लिए पेयजल, पानी पीने के लिए, है ना, और राजस्थान हरियाणा में कृषि भूमि का सिंचाई के लिए भी ये परियोजना बहुत ज्यादा काम आया। ठीक है, तो ये इतना आप आंसर लिख लोगे, स्क्रीनशॉट ले लो। आगे देखते हैं हम लोग 11 नंबर जो सवाल था वो देखो क्या लिखा हुआ है, कृषि की परिभाषा दीजिए। भारत में कृषि के लिए कौन सी भौगोलिक सुविधाएं प्राप्त है? ठीक है, तो भूमि पर की जाने वाली समस्त क्रिया है। ठीक है, जो फसल उत्पादन एवं पशुपालन व्यवसाय के लिए आवश्यक है उन्हें करने की कला को कृषि कहा जाता है। तो कृषि की परिभाषा यहीं पे है, भूमि पर की जाने वाली समस्त क्रिया। ठीक है, मतलब जितना भी भूमि पर काम किए जाने वाले काम है। ठीक है, वो जो जैसे फसल उत्पादन, पशुपालन, व्यवसाय, है ना, बिजनेस वगैरह की करने की जो कला है बच्चों, यही आपका क्या है, कृषि है। क्लियर हो गया। आगे देखो इसके लिए क्या 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 बोला कुछ सवाल कि कृषि के लिए कौन सी भौगोलिक सुविधाएं प्राप्त है। ठीक है, तो कौन सा सुविधा है भारत में प्राप्त, वो देखना है। भारत में कृषि के लिए अधिक विशाल भूमि क्षेत्र है, मतलब कि कृषि करने के लिए बहुत बड़ा जमीन भी है हमारे भारत में, है ना, कृषि आप कहीं पे भी कर सकते हैं। दूसरा नंबर है ना, भारत में कृषि का प्रतिशत भी उच्च मिलता है। ठीक है, और तीसरा नंबर, भारत में बहुत उपजाऊ मिट्टी उपलब्ध है, मतलब कि उपजाऊ मिट्टी भी यहाँ उपलब्ध है। 4 नंबर, भारत में जलवायु की अनुकूलता पाई जाती है। ठीक है, मतलब कि यहाँ की जलवायु जो है बच्चों, ठीक है, एनवायरनमेंट है वो बहुत अच्छा है। ठीक है, कोई भी चीज को उपजाने के लिए, ठीक है, बरसात भी है, ठंडा भी है और गर्मी भी है, जो कि पौधे लोगों को हर चीज की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो इसका आप आंसर लिख लोगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग, जो 12 नंबर सवाल है, समवर्ती सूची से क्या तात्पर्य है? इसमें कौन कौन से विषय सम्मिलित हैं? ठीक है, तो समवर्ती सूची में सम्मिलित किए गए विषयों पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा दोनों कानून का निर्माण कर सकती है। केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानून को राज्य सरकार द्वारा अनिवार्य रूप से स्वीकार किया जाता है। तो समवर्ती सूची का तात्पर्य यह है बच्चों कि राज्य सरकार, ठीक है, जो राज्य सरकार है और जो केंद्र सरकार है, जैसे कि राज्य सरकार अगर आप झारखंड में पढ़ रहे हो तो झारखंड सरकार, और केंद्र सरकार हमारे जो भारत के सरकार हैं नरेंद्र मोदी। ठीक है, तो दोनों मिलकर के जो कानून बनाती हैं, तो इसी के अंदर में हमारा समवर्ती सूची हो जाता है। ठीक है, और हाँ एक चीज ध्यान रखना है, इसमें नोट वाला बात है कि अगर केंद्र सरकार कोई भी कानून बनाता है तो राज्य सरकार को अनिवार्य रूप से उसको लागू करना ही पड़ता है। ठीक है, तो वही चीज है कि अनिवार्य रूप से स्वीकार किया जाता है। आगे देखो, समवर्ती सूची के अंतर्गत कुल 52 विषयों को शामिल किया गया है। तो कौन कौन से विषय हैं भाई, देख लेते हैं, जिसमें प्रमुख शिक्षा, दीवानी एवं फौजदारी मुकदमा, श्रम कल्याण, कारखाने, समाचार पत्र, आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन, प्रदूषण नियंत्रण, परिवार नियोजन इत्यादि।
ठीक है। तो अगर इतने सारे 52 तो लिखना तो संभव नहीं हमारे कॉपी में, ठीक है। तो जब आप कम से कम 10-12 तो लिख दोगे तो काफ़ी है, तो आप इसको नोट कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 13 नंबर सवाल में। लोकतंत्र सामाजिक विविधताओं में किस प्रकार का सामंजस्य लाता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का सबसे बड़ा गुण है विविधताओं में सामंजस्य स्थापित करना, ठीक है। तो कहने का मतलब लोकतंत्र शासन व्यवस्था का जो सबसे बड़ा गुण है, ठीक है, जब सबसे बड़ा फीचर है वो क्या है, तो विविधताओं में सामंजस्य स्थापित करना, मतलब कि यहाँ पे विभिन्न तरह के धर्म है, विभिन्न तरह के जाति हैं, ठीक है, सभी का एक सामंजस्य स्थापित करना, मतलब सभी को मिलाव करके रखना, यही आपका जो भारत का लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है वो सबसे बड़ा गुण बताता है। आगे देखो, लोकतांत्रिक समाज में विभिन्न समूहों के वर्गों के लोग निवास करते हैं, बिल्कुल है ना, विभिन्न तरह तरह के लोग वर्गों के लोग निवास करते हैं लोकतांत्रिक समाज में, उसमें टकराव होता रहता है, बिल्कुल। अगर विभिन्न प्रकार के वर्ग निवास करेंगे हमारे लोकतांत्रिक देश में तो वहां पे बहुत सारे टकराव वगैरह भी होगा, लड़ाई झगड़ा भी होगा। इन टकराव को सामंजस्य स्थापित करने की क्षमता किसी शासन पद्धति की सफलता का द्योतक है, ठीक है। लोकतांत्रिक के अंतर्गत सभी तरह के लोग सद्भाव पूर्व एवं शांति में जीवन व्यतीत करते हैं, भेदभाव के बावजूद भी आपस में मिलजुल कर रहते हैं। सोच लो हमारा देश कितना अच्छा है, ठीक है, कि विभिन्न वर्गों के लोग, विभिन्न धर्मों के लोग यहाँ रहते हैं, लेकिन लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के कारण सभी धर्मों को हम लोग को एक न्याय मिल पाता है, सामंजस्य, सब चीज़ मिलजुल के हम लोग काम करते हैं, ठीक है। तो हमारा लोकतांत्रिक देश कितना अच्छा है ना। तो यही चीज़ बोल रहा है कि अब देखो, यदि टकराव होता है तो लोकतांत्रिक व्यवस्था उसको दूर करने में समर्थ हो जाती है। यहाँ पे ऐसे ऐसे कानून बनाए गए हैं जो कि सभी धर्मों के लिए कानून जो है वो समान है, ठीक है। भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में भी विभिन्न धर्म, जाति के भाषक कदम कदम पर मिलाकर चलते हैं, बिल्कुल, ठीक है। तो सोच लीजिए कि हमारा लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है हमारा भारत का वो कितना अच्छा है, ठीक है। तो यही चीज़ है, ठीक है, आप इतना लिख दोगे तो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं 14 नंबर सवाल, ठीक है, जो कि आज के इस वीडियो का लास्ट सवाल होगा, ठीक है, जो कि खंड खा का ये कंप्लीट हो जाएगा। आगे देखिए, विदेशी व्यापार एवं विदेशी निवेश में अंतर स्पष्ट कीजिए, ठीक है। तो दो देशों के मध्य होने वाले वस्तुओं के परस्पर विनिमय या आदान प्रदान को विदेशी व्यापार कहते हैं। मतलब दो देश के मध्य, दो देश के बीच अगर वस्तुओं का इधर उधर विनिमय होगा, ठीक है, इधर से निर्यात होगा, उधर से आयात होगा, ठीक है, तो इस तरीके का आदान प्रदान को हम लोग क्या कहते हैं, विदेशी व्यापार। समझ में आ गई ये चीज, ठीक है। आगे देखो, जो देश माल भेजता है उसे निर्यातक एवं जो देश माल मंगाता है उसे आयातक कहते हैं। तो जैसे कि भारत से कोई चीज हम लोग का बना, ठीक है, और उसको हम कहीं दूसरे देश में भेजें, ठीक है, चीन में भेजे, अमेरिका में भेजे, कहीं पे भेजे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, निर्यातक देश है हमारा। क्या है, हम लोग निर्यात कर रहे हैं उस चीज को, जैसे कोयला वगैरह बहुत सारे देशों में जाता है, ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, निर्यात कर रहा है। लेकिन अगर हम बाहर से कोई चीज को मंगाते हैं तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, आयात हो रहा है वहां से, ठीक है। जैसे कि हम लोग चीन से भी बहुत सारी चीज मंगाते हैं, बाहर से सऊदी अरब से, जितना भी वो सब कंट्री है, ठीक है, तो उससे हम लोग जो अपना तेल मंगाते हैं, पेट्रोल वगैरह, तो वो क्या है, आयात हो रहा है हमारा, ठीक है। तो जो चीज़ हम लोग यहाँ से भेज रहे हैं उसको निर्यात कहते हैं, और जो चीज़ आता है उसको हम लोग आयात कहते हैं, ठीक है, आयात कहते हैं। एवं उन दोनों के बीच होने वाले समस्त आयात निर्यात को विदेशी व्यापार कहते हैं। सिंपल सी बात है, विदेशी व्यापार मतलब एक देश से दूसरे देश में अगर हम व्यापार कर रहे हैं तो उसको विदेशी व्यापार कहते हैं, एकदम सिंपल से लैंग्वेज में। आगे देखो, विदेशी निवेश का तात्पर्य है देश के बाहर स्रोत से किसी कंपनी में किए गए निवेश विदेशी निवेश कहलाता है। तो क्लियर है, ठीक है, विदेशी निवेश भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगा बच्चों। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, ठीक है, और सभी लोगों को शेयर कर देना मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो सभी लोगों को शेयर कर देना, और हमारे चैनल पर अगर नए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस कर लेना, ठीक है। और आपको इसी तरीके से आपको बोर्ड की तैयारी करना है, ठीक है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और सभी लोगों को शेयर भी कर देना है, ठीक है, ताकि आपका मोटिवेशन तो होते रहेगा, साथ साथ में मेरा भी मोटिवेशन हो, ठीक है। तो आप शेयर करोगे, सब्सक्राइब बढ़ेगा, हमारा भी मोटिवेशन होगा कि हम पढ़ाए बच्चों लोग को, ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। अब आगे जो खंड गा वाला है, ठीक है, खंड गा वाला है, इसको हम लोग अगले वीडियो में कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है। आपको तो हम क्लियर करवा दिए हैं कि खंड का में जो है आपका बच्चों
खंड का या फिर ए है ना, खंड ए भी बोल सकते हैं, ABC है ना। तो ए वाले में 1 से लेकर 7 तक का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, जिसमें से आपको 7 में से 5 का उत्तर करना पड़ता है और प्रत्येक क्वेश्चन जो होता है 2 मार्क्स का होता है, ठीक है। तो 10 मार्क्स हो गए यहाँ से। दूसरा जो है अभी हम लोग खंड बी वाले को कंप्लीट किया, जैसे कि 8 से 14 तक का क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, जिसमें से 7 क्वेश्चन होता है, जिसमें से 5 का उत्तर करना पड़ता है और 3 मार्क्स का होता है, 5 या 15 हो गया, ठीक है। इसी तरीके से 15 से लेकर 19 तक अब मात्र 5 सवाल बचा है और 5 में से 3 को उत्तर करना पड़ता है और 3 जो है वो आपका 5 मार्क्स का होता है, तो 5 या 15, मतलब कि टोटल जो क्वेश्चन सब्जेक्टिव आता है वो 40 मार्क्स का आता है, ठीक है। तो इसी तरीके से आप लोग को हम वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए हम छोटा छोटा करके आप लोग को ये जो 2023 में पूछा गया था क्वेश्चन बच्चों उसको हम आपको कंप्लीट करवा दे रहे हैं, ठीक है। बाकी और भी हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखने के लिए PYQ है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर पिछला साल का क्वेश्चन को अगर आप देखना चाहते हैं तो इसका लिंक जो है बच्चों मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूं प्लेलिस्ट का। एक बार अगर लिंक को क्लिक करोगे तो वहां सारा वीडियो, सारा आपको 2 सालों का आप लोग का प्रीवियस क्वेश्चन मिल जाएगा, चाहे ऑब्जेक्टिव हो सब्जेक्टिव हो, सारा चीज उसी में मिलेगा, ठीक है। तो वो प्लेलिस्ट को आप सेव कर लेंगे, ठीक है। आपका एग्जाम आते आते बहुत सारे वहाँ चीज आप लोग को जो प्रीवियस जो पूछा गया था वो सारा मिल जाएगा, ठीक है। अभी भी आप लोग को बहुत सारी चीज अपलोड है वहाँ पे, लगभग 2 साल का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारा वहाँ अपलोड है, ठीक है। तो जरूर देखें उसे, ठीक है। लास्ट में आप लोग क्या करते हो ना, एग्जाम आता है 1 महीना बचता है बस तैयारी में लग जाते हो। अरे भाई वैसे मत करो, ठीक है, तैयारी अभी से करो, हम बार बार बोल रहे हैं तैयारी अभी से करो, बाद में एकदम बोझ लगने लगेगा, ठीक है, बोझ लगने लगेगा, सोचोगे कि एक ही बार में हम सब कैसे पढ़े, तो जल्दी जल्दी जैसे तैसे पढ़ोगे, जैसे तैसे पढ़ोगे, पास मार्क्स ले आओगे, हो गया, ठीक है। अरे अच्छा मार्क्स लाने के लिए आपको अच्छा मेहनत करना पड़ता है, साल भर मेहनत करो, ठीक है। अभी देखो कुछ टाइम बीत गया है कोई बात नहीं, लेकिन आज से और अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो बाबू, ठीक है, तब अच्छा मार्क्स लेकर आ पाओगे, ठीक है। 90+ भी आप मार्क्स लेकर आओगे अगर आप अच्छा से अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो। देखो ये जो 10th का एग्ज़ाम है ना बाबू, पहले हम अभी भी बता दे रहे हैं, 10th का जो एग्ज़ाम है ये बार बार तुम्हारे ज़िंदगी में नहीं आएगा, एक ही बार तुमको 10th का एग्ज़ाम देना है, ठीक है। और यही आपका अच्छा मौका है, ठीक है, कि आप अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाओगे, ठीक है, मार्क्स स्कोर पाओगे, क्योंकि आपका एक बार रिजल्ट बन जाएगा तो वो थोड़े है आपका चेंज हो जाएगा, एडिट थोड़े होता है, एडिट कुछ नहीं होता है, तुम एक बार जो आपका छप गया बस वही है आपका, ज़िंदगी भर वही आपका सर्टिफिकेट लेकर घूमते रह जाओगे, ठीक है। तो अच्छा मार्क्स लाओ ताकि थोड़ा नाम होगा और सर्टिफिकेट आपका काम आएगा आने वाले जॉब के लिए, ठीक है। तो ध्यान रखना, ठीक है, और पढ़ाई में ध्यान दो बाबू, ठीक है। अब देखो एक चीज़ ध्यान रखो कि जितना अच्छा पढ़ाई है ना, स्टडी जितना अच्छा है ना बाबू, उतना अच्छा कोई भी चीज़ नहीं है, कोई भी चीज़ नहीं है। एक बार तुम काम करने चल जाओ कहीं पे तो समझ में आ जाएगा कि काम क्या होता है और पढ़ाई क्या होता है। चल भाई पढ़ने ही हम लोग एकदम तुरंत आ जाओगे घरे दौड़ के, एकदम पढ़ना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। तो एक बार देखना जाके एक बार जाके देखना अपने मम्मी पापा को, ठीक है, मम्मी पापा को देखना एक बार कि किस तरीके से काम करते हो, तुमको पढ़ा रहे और तुम बस फांकी मारते फिर रहे हो, ठीक है। पढ़ो बाबू पढ़ो, अभी भी हम बोल रहे पढ़ो, ठीक है, काम आएगा, ठीक है। हम देखते हैं हमारे चैनल पे ही समझ में आ जाता है कि कितना पढ़ रहे हैं लोग और कितना लोग नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो पढ़ा कीजिए, ठीक है, चाहे आप स्कूल जाओ, कम से कम स्कूल डेली जाओ, ठीक है। बाकी जो भी आपका ऑनलाइन मिलता है, ऑनलाइन में बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं, मेरे अलावा भी और बहुत अच्छे टीचर हैं, है ना, मेरे अलावा भी बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं, हम भी उसमें तो देखना है, ठीक है। देखो सब चीज़ अच्छा से तैयारी करो, ठीक है, स्कूल जाओ रेगुलर, जहाँ भी नॉलेज मिलता है आप वहाँ ले लो, बस जहाँ भी मिलता है, ठीक है। अब तुम लोग वहाँ वैसे जगह खड़ा रहते हो जहाँ पे इंस्टाग्राम का बात होता है, जहाँ पे टिकटॉक का बात होता है, जहाँ फ्री फायर का PUBG का बात होता है, वहाँ पे खड़ा रहते हो। अरे भाई वहाँ मत खड़ा रहो, थोड़ा बड़े बड़े लोग से मिलो, ठीक है, वो लोग का जितना अच्छा एडवाइस मिलेगा ना वहाँ कहीं नहीं मिलने वाला है तुमको, ठीक है। ध्यान रखो ये एज जो है आपका जितना भी है 16-17 जो भी एज होगा ये कभी रिटर्न नहीं आने वाला है, ध्यान रखना इस चीज़ का, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी इतना मोटिवेट आपको लिए बहुत है, ठीक है। बस एक चीज़ ध्यान रखना कि सब काम से अच्छा पढ़ाई है बाबू, बस इतना ध्यान रखना। हमको अभी भी समझ में आ रहा है कि पढ़ाई के अच्छा कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।